हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में यह वीडियो है, जिसको लेकर के सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड हम कंप्लीट करा चुके हैं और एक वीडियो हमारी जो है बीएनएस के इंट्रोडक्शन को लेकर है, चैप्टर्स वाले को। आज का जो ये वीडियो रहेगा यह है सेक्शन 3 को लेकर के रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके लगभग सेक्शन 3 में आपके 9 सबसेक्शन दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस धारा 3 के अंतर्गत जो 9 उपधाराएं दी हुई हैं उनमें आपका सेक्शन 6, 7, 27, 32 से 32, 34 से लेकर के आपका 38 तक के सेक्शंस को यहाँ पर सब सेक्शन में जो है डिवाइड कर दिया गया है और इसमें धारा का नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी कि साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि धारा 3 का जो उपधारा 1 है वो वही बात कहती है जो भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 6 में दिया गया था। ठीक है, क्या बात? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो इसमें यह कहा गया कि संहिता में थ्रू आउट, सर्वत्र, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो आप पढ़ेंगे, इस पूरी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जहां कहीं भी अपराध की परिभाषा दी हुई होगी, ठीक है, या प्रत्येक जो दांडिक उपबंध होंगे और प्रत्येक परिभाषा या दांडिक उपबंध का जो दृष्टांत होगा वो साधारण अपवाद वाले शीर्षक यानी कि चैप्टर 3 के अपवादों के अधीन माना जाएगा, चाहे उन अपवादों को उस परिभाषा में, उस दंड में या उस उपबंध में या फिर दृष्टांत में दोहराया न गया हो। कहने का मतलब है परिभाषा, जैसे एक सेक्शन में डकैती को डिफाइन किया गया है, एक सेक्शन में उसका दंड दिया हुआ है और उसके बाद उसके इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि इस परिभाषा में, उस दंड में और उस इलस्ट्रेशन में हर बार ऐसा तो नहीं खोला जाएगा ना कि 7 साल तक की एज का बच्चा जो है वो अपराधी नहीं होगा, अनसाउंड माइंड व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, इंटॉक्सिकेंट जो पर्सन होगा मदत अवस्था में वो अपराधी नहीं होगा, सहमति से किया गया काम अपराध नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें बार बार तो नहीं खोली जाएंगी ना। तो उन्होंने यही सब सेक्शन में कह दिया है कि ये जो हमारे अपवाद दिए हुए हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत, इनको अधीन रखकर ही हम इन सारी परिभाषाओं, दंड और दृष्टांतों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है, इन्हें आप देख लेना। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने भारतीय दंड संहिता की, तो सेक्शन 7 के अंतर्गत ये चीज़ें दी हुई थी जो कि सबसेक्शन 2 बीएनएस में दिया हुआ है। इसमें इतना कहा गया है कि प्रत्येक पद जिसको इस संहिता के किसी भी भाग में स्पष्ट कर दिया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही माना जाएगा। यानी कि अगर किसी बात को किसी एक स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया गया है और आगे कहीं भी अगर वो बात आती है तो उसका जो स्पष्टीकरण है, जो इसकी स्पष्टता है, उसी फैक्ट से ले ली जाएगी जो पहले उस पद को जहां पर यूज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3। अब यहाँ पर हमारा आईपीसी का सेक्शन रहेगा 27। ठीक है, आईपीसी की कौन सी धारा रहेगी? 27 थी ये, और यही बात भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में ही दी हुई है। देखिए, मोस्टली कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए गए हैं जो आगे आने वाले प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सफिशिएंट, उचित होंगे। तो वहीं यह जो हमारा सबसेक्शन 3 है ये बात करता है कि जो पत्नी है, जो लिपि के अगर उनके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है तो माना जाएगा कि ये उसी व्यक्ति, यानी कि अगर पत्नी के में तो माना जाएगा उसके पति के पोजीशन में है, अगर लिपि के सर्वेंट के पोजीशन कब्जे में है तो माना जाएगा कि ये उसके जो मालिक है, उनका ऑनर है, उसी के पोजीशन में है। इस प्रकार का जो प्रोविजन है मोस्टली चोरी वाले ऑफेंसेस को ध्यान में रखते हुए इन क्लॉजेस को रखा गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के मानो पति या पत्नी के पास, ठीक है, जैसे मानो पति की प्रॉपर्टी है तो पत्नी के पोजीशन में है, अगर पत्नी उसकी ऑनर है, स्वामी है, तो प्रॉपर्टी मानो पति के पोजीशन में है, कोई लिपिक है या सेवक के पोजीशन में है, तो यह माना जाएगा कि इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। मतलब जो उसका स्वामी है यह माना जाएगा कि उसी के कब्जे में है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जो नौकर है उसको कोई संपत्ति देकर गया है, ठीक है, उसके बाद ये संपत्ति जो है चोरी हो जाती है, तो अब यहाँ पर यह नहीं कह सकते क्या कि जो संपत्ति थी जिस व्यक्ति के पोजीशन में थी वो व्यक्ति तो वहाँ पर था ही नहीं, तो फिर वो चोरी कैसे मानी जाएगी? ऐसा यहाँ पर प्रोविजन लागू नहीं होगा। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया है यहाँ पर
कि ये जो लिपिक के सेवक हैं ये कैसे, मतलब जो परमानेंट होंगे उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर सीधा लिखा है कि जो लिपिक क्लर्क या सर्वेंट हैं इनका जो स्टेटस है, जो हैसियत है, वो ये स्थायी भी हो सकते हैं, यानी कि अस्थायी, ठीक है, टेम्परेरी, या किसी विशिष्ट ओकेशन पर अपॉइंट किए गए व्यक्ति भी जो है लिपिक या सेवक की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा नहीं कि अगर किसी व्यक्ति को आपने परमानेंटली रखा हुआ है तो वो इनकी कैटेगरी में आएगा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है सेक्शन 32 आईपीसी में दिए हुए। ये क्या कहना चाहता है कि जब तक संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, मतलब जब तक आपको जो उसका मीनिंग दिया हुआ है उसमें कोई अगर उसकी कोई अलग डेफिनेशन, स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ है, तो इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी होगा। कहने का मीन्स क्या है कि बेशक इस वर्ड को स्पष्टली वहाँ पर बताया ना गया हो, फिर भी जहाँ जहाँ भी हमारी संहिता में कार्यों का निर्देश देने वाले वर्ड हैं, यानी कि ऐसे शब्द हैं जो किसी कार्य को करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर यह माना जाएगा कि यह अवैध लोपों के संबंध में भी यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 5 और आईपीसी सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो पहले तो हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कहती है? ये कहना चाहता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तो सबसे पहले क्या कहा इन्होंने? काम कैसा हो? क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, आपराधिक काम है। वो क्या किया गया है? कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है। और कैसे? उन जो कई व्यक्ति हैं उन सबका क्या है? सामान्य आशय है। तब ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए ऐसे ही दायित्वाधीन होगा मानो उसने वो काम अकेले ही किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर ये, ठीक। अब यहाँ पर हम कितनी चीज़ें यहाँ पर निकली। सबसे पहले तो काम आपराधिक हो, कई व्यक्तियों ने किया हो, सबकी कॉमन इंटेंशन हो, तो ऐसे माना जाएगा कि वो काम उस व्यक्ति ने अकेले ही किया हो। अब इससे संबंधित हम आपको कुछ केस लॉज बताते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले केस मैं बता दूं, बहुत ओल्ड केस है, 1838 का केस है। तो ये जो धारा 3 की उपधारा 5 34 आईपीसी का सेक्शन, ये आर बनाम क्रूस, केस का नाम लिख लेना ज़रा, जो भी मैं लिख रही हूँ, आर बनाम क्रूस का केस था 1838 का, उसके फैक्ट पर डिपेंड है, ठीक है। इस केस में क्या था, मोस्टली आपने एज ए प्रॉब्लम के थ्रू ये केस सुना भी है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने, हो सकता है, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको यह नहीं पता होगा कि ये जो स्टोरी है ये किस केस से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, आर वर्सेस क्रूस का केस है 1838 का, जिसके फैक्टों पर हमारा यह सेक्शन डिपेंड किया गया है। अब इस केस में क्या था देखिए, एक कांस्टेबल क्या करता है, अपने मतलब सहायक साथियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाता है, और उस व्यक्ति के कई दोस्तों ने कांस्टेबल और उसके सहायकों को मारा। यानी कि जो कांस्टेबल अपने कुछ सहायकों के साथ जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया था, उस व्यक्ति ने अपने दोस्तों के साथ कांस्टेबल को भी और उनके सहायकों को भी मारा। अब उसका जो सहायक था कांस्टेबल, उसकी हत्या कर दी गई। अब यह नहीं पता चला था कि कांस्टेबल के सहायक की जो डेथ हुई है वो उन लोगों में से किसके प्रहार से हुई है। तो अब यहाँ पर सहायक की मृत्यु कारित करने के लिए अब वो 2 या 3 जितने भी पर्सन्स थे उन सभी को ऐसे लायबल माना गया था जैसे कि प्रत्येक एक ही इच्छा से वहाँ पर कार्य कर रहा हो, ठीक है। यानी कि मानो अगर वो 3 दोस्त थे और हो सकता है उनके किसी एक के अटैक से उसकी डेथ कोज हुई, तो बाकी 2 अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते थे कि हमने तो ऐसा प्रहार किया ही नहीं था जिससे इसकी हत्या हो जाए, तो दूसरे वाले ने किया था। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने यहाँ पर यह कहा कि नहीं, आप सबकी कॉमन इंटेंशन सेम थी, तो आप सभी को हत्या के लिए लायबल माना जाएगा, चाहे आपके प्रहार से उसकी डेथ हुई हो या नहीं हुई हो। अब यही चीज़ें इस धारा के अंतर्गत इंक्लूड कर ली गई हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन वाला, वो आर बनाम क्रूस केस के माध्यम से जुड़ा गया था 1838, ठीक है। और 1834 प्रथम विधि आयोग के बाद ही हमारा जो है बीएनएस आईपीसी का जो है बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉज लिख सकते हैं। दूसरा केस है, देखिए इसमें अगर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करें, वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, ठीक है। केस का नाम है वारेंद्र
कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। ठीक है, इस केस को जो है पोस्ट मास्टर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही यहाँ पर सफिशिएंट है। एक केस और बता देते हैं, दूसरा क्या इससे संबंधित। दूसरा केस है महबूब शाह बनाम एम्परर, जिसको कि सिंधु नदी के वाद के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बस इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए, पहला केस हमने आपको बताया था आर बनाम क्रूज, जिसके फैक्ट पर ये सेक्शन डिपेंड है। दूसरा वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जिस केस में कहा गया था कि जो खड़े होकर सहायता करते हैं वो भी बराबर लायबल माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यह जो हमारा महबूब शाह बनाम एम्परर का केस था 1954 प्रिवी काउंसिल का 45 इसमें जो है आपकी सेम और सिमिलर इंटेंशन के बारे में जो है बात की गई थी। ठीक है, और कहा था कि समान आशय जो है वो सामान्य आशय नहीं होता है। उसके बाद एक और फेमस केस आता है कि क्या जो सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन है वो घटना स्थल पर भी हो सकता है। तो बिल्कुल उससे संबंधित भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही फेमस केसेस थे। एक तो है आपका पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग वर्सेस जो है हैदराबाद राज्य का केस था 1955 का। और दूसरा जो केस था इसमें वो था ऋषिदेव पांड्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, ये भी 1955 का था। इन दोनों ही केसेस में यह कहा गया था कि जो कॉमन इंटेंशन है वो घटना स्थल पर भी हो सकती है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन इंटेंशन तो आपकी आ जाती है 3-5 में। उसके बाद आता है कॉमन ऑब्जेक्शन, यानी कि आपका जो आता है सामान्य उद्देश्य, ठीक है, वो आता है सेक्शन 190 BNS के अंतर्गत। तो यहाँ आई होप बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है समझ आ गई होंगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारा सब सेक्शन, ये है 6। सबसेक्शन 6 जो कहता है वो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आईपीसी का कौन सा सेक्शन इंक्लूड होगा। तो आईपीसी का सेक्शन होगा यहाँ पर 35, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा होगा 35। सबसेक्शन 6 जो है वो सेक्शन 35 की बात करता है। यहाँ पर ये सबसेक्शन सीधी सी इतनी बात कहना चाहता है केवल कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, ये तो हो गया हमारा 34 कॉमन इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है 6 जो बात करता है आपका 35 की। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या इंटेंशन से किए जाने के कारण ही क्या है, आपराधिक है। कहने का मतलब क्या है इनका, कि जब कोई काम ऐसी प्रकृति का है, कैसी प्रकृति का है कि अगर उसमें क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो अगर मानो वो काम कई व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, तो यह माना जाएगा कि उस काम को करते समय उन सभी लोगों की एक ही इंटेंशन और नॉलेज रही होगी, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 अगर हम अपने आईपीसी से इसको कनेक्ट करें सबसेक्शन 7 को, तो ये आता है हमारा धारा जो है 36 के अंतर्गत। ठीक है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा, 36 के। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, ये सबसेक्शन केवल इतनी बात करता है 7 कि जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या ओमिशन द्वारा कोई परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न, दोनों चीज़ें हैं। तो आपने काम वो किया है या उसका अटेम्प्ट किया है, तो क्या माना जाएगा कि आपने परिणाम का अंशतः कार्य और अंशतः लोप किया है। यानी कि सिंपल सी बात है, जब किसी काम को करते समय आपने एक्ट को भी यूज़ किया है और ओमिशन भी किया, दोनों काम किए हैं आपने उस अपराध को करते वक्त, तो क्या माना जाएगा कि आपने पार्टली एक्ट किया और पार्टली आपने ओमिशन किया है। ध्यान रखने का कि पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन जो है वो आपके धारा 3 के सबसेक्शन 7 में दी हुई है, और आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज जो है वो सबसेक्शन आपके 6 के अंतर्गत दी हुई है। जैसे यहाँ पर ये जो क्या है, ये अंशतः या को भोजन देने का अवैध लोप करता है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, ओमिशन भी किया, उसको भोजन देना चाहिए था बट उसने नहीं दिया। दूसरा, उसको पीट कर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो आधा तो उसने उसको पीट कर मार दिया, आधा उसने भोजन ना देने की वजह से वो कमज़ोर हो गया, तो उसके दोनों ही कामों से जो उसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पर वो हत्या का दोषी होगा। और पार्टली ओमिशन और पार्टली एक्ट के द्वारा भी इस प्रकार का काम अगर करेंगे तो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 जो है हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर BNS IPC की, तो बिल्कुल आप जानते होंगे, अगर सबसेक्शन 7 36 की बात करता है तो सबसेक्शन 8 जो है वो 37 की यहाँ पर बात करता है।
अब इसमें क्या कहा गया, देखिए 7 में तो पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन की बात की गई थी। अब यह यहाँ क्या क्या कहना चाहता है, यहाँ केवल इतनी बात याद रखनी है कि अगर मानो जो अपराध है वो कई कार्यों द्वारा किया जा रहा है, सेवरल एक्ट्स, यानी कि किसी भी काम को करने के पीछे आपने बहुत सारे काम किए। मानो किसी व्यक्ति को अगर आपने डंडे से मारा है तो एक डंडे से तो डेथ हुई नहीं, उसके पीछे आपने उसको बहुत सारे डंडे मारे हैं, तो क्या इन सारे कामों को अलग अलग काउंट किया जाएगा या एक ही जगह? तो ये सिंपल यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई या तो अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ, बट ये कहना चाहते हैं कि जो उसने कोई एक अपराध बहुत सारे कामों को मिलाकर किया है, वो या तो उसने खुद अकेले से किया है या दूसरे लोगों के साथ मिलकर किया है। तो उन कार्यों में से कोई भी एक कार्य करके अगर कोई साक्ष्य सहयोग करता है, इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा है, आपको ये 8 सेक्शन 37 बीएनएस सबसेक्शन 8 धारा 3 का, इसमें आपको साक्ष्य सहयोग वर्ड को ध्यान रखना है कि अगर किसी काम को कोई व्यक्ति या तो अकेले कर रहा है तो वो अलग बात होगी, ठीक है, दूसरा या फिर दूसरे लोगों के सहयोग से उस काम को कर रहा है, तो क्या वो सभी लोग एक ही अपराध के लायबल होंगे, अलग अलग के लायबल होंगे? यहाँ पर लिस्टेशन आप देखिए कि कै और खे जो हैं अलग अलग रूप से और टाइम भी अलग अलग है। यह नामक व्यक्ति को विष की छोटी छोटी मात्रा जो आपका स्लो पॉइजन होता है वो दे रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इसका मर्डर किया है, हत्या की है पॉइजन से, बट एक बार में नहीं किया, धीरे धीरे बहुत सारे कमेंट के विष की बहुत सारी मात्राएं देकर उसने की है और इन दोनों लोगों ने ही उसकी जो है यहाँ पर डेथ की है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर यह की डेथ हो जाती है तो ये दोनों जो है हत्या के अपराध के लायबल माने जाएंगे, ठीक है, बेशक उनके काम जो है यहाँ पर अलग अलग हो। बट आपसे एक बात मैं कहूँगी कि इसमें जो है आपको यहाँ पर मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका ये जो सी वाला है, यानी कि धारा 3 की उपधारा 8 का जो आपका इलिस्ट्रेशन सी है, इसको बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे से रीड तो आपको सभी करना है, बट ये वाला आपको बहुत फोकस के साथ करना है क्योंकि इसमें सहयोग तो दिया है बट दोनों का जॉइंट इंटेंशन वहाँ पर नहीं रही है। तो एक ही एक्ट के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए वो वहाँ पर लायबल थे, ध्यान से उस चीज़ को पढ़ लेना क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस एंड प्री में दोनों प्रॉब्लम बेस आते हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 9 और लास्ट सबसेक्शन, जैसे हमने कहा था कि धारा 3 9 उपधाराओं में डिवाइड है, तो यहाँ पर 9 क्या कह रहा है कि कई व्यक्ति कई हैं किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या वो उस काम से संबंधित हैं तो वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे ऊपर वाले में तो वो सहयोग कर रहे थे एक ही काम के लिए, बट यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति तो कई हैं और वो आपराधिक काम में लगे हुए हैं, बट उस एक आपराधिक काम को करते हुए भी वो अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इनके काम एक ही कर रहे हैं क्या नामक व्यक्ति को मारने का, बट उसको मारने में दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग होगी, दोनों के अपराध अलग अलग होंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए ये इलस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन। अब जो क्या है यहाँ पर, इसको तो आपका प्रोवोकेशन है, ठीक है, अब ये पर आक्रमण करता है क्योंकि यह ने इसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे क्या को गंभीर प्रकोपन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, इसको गंभीर प्रकोपन आ गया, यानी कि ग्रेव प्रोवोकेशन की स्थिति में यह है। अब यहाँ पर यह का उसके द्वारा वध किया जाना, यह पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। अब यहाँ पर ख जो यह से वैमनस्य रखता है उसका वध करने की आशय से और प्रकोपन के अधीन न रहते हुए यह का वध करने में कै की सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कै की सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कै तो गंभीर प्रकोपन की स्थिति के अकॉर्डिंग करा था यह पर आक्रमण। अब यहाँ पर यदि कै द्वारा यह का वध इस गंभीर प्रकोपन की स्थिति में किया जाए तो फिर कै जो है आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, हत्या का नहीं होगा। बट अब एक व्यक्ति है खे, अब इसको तो यह से वैमनस्य है, ज्वेल से ईर्ष्या है, अब इसकी तो इंटेंशन है। अब यह इस इंटेंशन से कि हो सकता है कै के काम से यह की डेथ ना हो, यह बच जाए। अब ये का वध करने के इंटेंशन से और प्रकोपन के अधीन नहीं होते, इसको प्रकोपन नहीं है, यह का वध करने में कै की सहायता कर रहा है। तो यहाँ यद्यपि कै और खे दोनों ने ही मृत्यु कारित की है यह की, परंतु दोनों अलग अलग अपराधों के दोषी होंगे। व्यक्ति कई हैं, काम एक ही किया है, बट उस एक अपराध के लिए अलग अपराध, उस एक काम के लिए अलग अलग अपराधों के दोषी होंगे क्योंकि यहाँ पर कै की इंटेंशन नहीं थी यह को मारने की, खे की इंटेंशन थी। तो खे हत्या का दोषी होगा, क्या आपराधिक मानव वध का दोषी यहाँ पर होने वाला है।
तो ये इस तरीके से BNS के सेक्शन 3 के नए सबसेक्शन हम आपको करा चुके हैं और सबके सेक्शंस भी हम यहाँ आपको करा चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 2, जो बात करता है दंडों के विषय में, जो आपका आता है धारा 4 से लेकर 13 तक पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आई होप यदि आप चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलें, क्योंकि हम जो है आपको साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज भी यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसके लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।